हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा, स्टूडेंट क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस करेंगे विद आंसर। मैंने कहा था आपको जो है वीडियो मिलेगा। अब जो है आपको आंसर के साथ ही सारे वीडियो मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई वीडियो अगर बिना आंसर के मिलता है तो उसके आंसर आप खुद से ढूंढ लीजिएगा। हालांकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएँ क्वेश्चन के साथ ही अपलोड किए जाएँ। बट अगर किसी क्वेश्चन को कोई वीडियो अगर बिना आंसर्स के अपलोड होता है तो उसका आंसर आप खुद से फाइंड कर लीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स का वीडियो है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा आंसर के साथ और आपको बताऊंगा पेपर में आपको लिखना भी कैसे है। बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सारे एक वीडियो इस पर बनाइए कि हम कैसे 60% मार्क्स ला सकते हैं, इससे ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कितने बच्चे इस चीज़ को लेके इच्छुक हैं, तो इस पर मैं फिर वीडियो क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इकोनॉमिक्स का ये वीडियो है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आपके नए सिलेबस के। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने हैंड रिटन भी लिखे हुए हैं, मिक्सअप क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, फ़ोन से टाइप करके भी और वैसे भी, तो दोनों क्वेश्चन को अभी डिस्कस करेंगे। पहले मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर लेता हूँ जो आगे का पोर्शन दिख रहा है। तो वीडियो को शेयर भी आप ज़रूर कीजिए करिए ताकि आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिला करे। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे इस तरीके का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हैंड रिटन अपने हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन ही जो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी वैसा क्वेश्चन नहीं है कि कहीं से फ़ोटो पिक करके या इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे। चलिए, कोशिश यही रहेगी कि बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए आए। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, यानी कौन है। पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, या अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, या अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो सबका सेम आंसर रहेगा, जनक किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। आप जरूरी नहीं है कि इतना पूरा लिखें, आप खाली एडम स्मिथ भी लिख सकते हैं। अब मैं एक चीज़ की आपको बात बताऊंगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है या सूक्ष्म अर्थशास्त्र। देखो, चाहे व्यष्टि अर्थशास्त्र हो या सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो, दोनों ही क्या है, बोथ आर सेम। दोनों ही क्या है, सेम है। सूक्ष्म का मतलब भी होता है छोटा और व्यष्टि का मतलब भी होता है छोटा। तो यानी ऐसा अर्थशास्त्र जिसके अंतर्गत आप अर्थव्यवस्था के एक छोटे भाग का अध्ययन करते हैं ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, और भाषाएं तो आप कितनी भी मर्जी लिख लें, पर सिंपल भाषा मैंने आपको बता दी है कि ऐसा अर्थशास्त्र जिसके अंदर आप उसके एक छोटे से भाग का अध्ययन करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाएगा। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी हम कहते हैं, अर्थशास्त्र का समग्र अध्ययन ना करके अर्थव्यवस्था की एक विशिष्ट आर्थिक इकाइयों अथवा व्यक्तिगत इकाइयों, यानी जो पर्सनल यूनिट्स होती हैं, उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम खाली एक उद्योग को ले सकते हैं, कोई सी भी एक वस्तु को ले सकते हैं, कोई सी भी एक आर्थिक कारक को ले सकते हैं। उन सब का ही हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसका संबंध किसी सिर्फ एक इकाई से होता है, सभी इकाइयों से इसका कोई लेना देना नहीं हुआ। ठीक है, मैं सिंपल वर्डों में आपको समझा रहा हूँ। तो संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था के केवल एक छोटे से भाग का ही अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विश्लेषण का वह अंग है जो क्या करता है, अर्थव्यवस्था के केवल एक छोटे से भाग का ही अध्ययन करता है। एक नंबर में पूछा जाएगा, मैंने आपको समझा दिया, कई तरीके से मेथड आपको मैंने बता दिए। अब देखिएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा देखो। आप अगर किसी भी अर्थशास्त्री के अकॉर्डिंग अगर उसको लिखेंगे तो यहाँ पे दो अर्थशास्त्रियों का नाम मैंने यहाँ पे लिया है। फर्स्ट है आपका प्रो हेंडरसन तथा क्वांट के अनुसार, और दूसरा है आपका प्रो के इकी बोल्डिंग के अनुसार। ठीक है, इनमें से आप देख सकते हैं दोनों ने सेम ही डेफिनेशन दी है, बस थोड़ा सा समझने का तरीका अलग है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तियों के ठीक से परिभाषित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, यानी जिन समूहों के बारे में आपको पता है, जिनके बारे में आप जानते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन आप करना चाहते हैं, उनका क्या होगा, इसके अंदर अध्ययन किया जाएगा। और प्रो के ई बोल्डिंग क्या कहते हैं कि व्यष्टि सूक्ष्म यानी व्यष्टि यानी या सूक्ष्म अर्थशास्त्र विशेष कामों या कर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरों, आए व्यक्ति, इन सब के उद्योगों या विशिष्ट वस्तुओं का क्या है, एक अध्ययन है। ठीक है, आगे देखेंगे चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या देखो हमारी दो कारणों से उत्पन्न होती है। सबसे पहला कारण जो मैं आपको बताऊंगा, यानी क्या है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है ना, यानी जो हमारी नीड्स हैं, जिनको हम क्या ज़रूरत बोलेंगे अपनी, वो क्या होती है, अनंत होती हैं। अगर इंसान को कुछ भी मिलता जाएगा तो उसके बाद भी वो कहता है कि नहीं जी मुझे ये तो चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, यानी उसकी आवश्यकताएं क्या है, सीमित नहीं हैं। बट उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साधन हैं वो क्या हैं, सीमित मात्रा में उपलब्ध है।
ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होने के कारण, ठीक है, उनके जो साधन है वो क्या है, सीमित मात्रा में है, जिसकी वजह से वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, तो इसलिए उसको क्या होती है, चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ देखेंगे, अब मैं एक आंसर पढ़ के सुनाता हूँ, ये तो मैंने बताया अपनी भाषा में। अब जो यहाँ पे लिखा है उसको पढ़ते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, किंतु उनकी पूर्ति के लिए यानी उनको पूरा करने के लिए उसके पास साधन क्या होंगे, सीमित मात्रा में होंगे, जिनके वैकल्पिक प्रयोग ही क्या होते हैं, संभव हो पाते हैं। ठीक है, इन साधनों में किस आवश्यकताओं को पहले संतुष्ट किया जाए, यानी कौन सी चीज़ ऐसी है, यानी कौन सी आवश्यकता, यानी आपकी नीड्स ऐसी है जिसको आप पहले पूरा करना चाहते हैं, दूसरी वाली को आप रोक सकते हैं, और किसे बाद में, यही चुनाव की समस्या है। यानी आप यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कौन सी चीज़ पहले करनी है और कौन सी बाद में, यही आपकी क्या होगी, चयन की समस्या कहलाएगी। आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। आई होप बहुत ही बेटर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझ भी आ रहा होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका चेंज होके भी आ सकता है। देखो, चुनाव और चयन, ठीक है, चुनाव करना और चयन करना दोनों एक ही चीज़ें हैं, और दोनों के यहाँ कारण जो पूछा है, देखो यहाँ पे पूछा चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है या चुनाव की समस्या के दो कारण बताओ। देखो मैंने अभी आपको बता दिया चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होगी। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, मनुष्य की आवश्यकताएं क्या, अनंत है। अनंत मतलब सीमित नहीं है, अनलिमिटेड है वो, उसे जितना मिलेगा उतना उसके लिए काम होगा। ठीक है, और दूसरी बात, दूसरा कारण क्या है, आवश्यकताएं अनंत होने के कारण साधन क्या हो गए, सीमित मात्रा में हो गए। ठीक है, यही दो इसकी आवश्यकताओं के कारण है। ठीक है, सॉरी, चुनाव की समस्या के कारण है। यही सामने लिखा है आपके, मनुष्य की अनंत आवश्यकताओं का होना और उसके पास सीमित मात्रा में उपलब्ध साधनों का होना। आगे पढ़ेंगे हम। आर्थिक समस्याओं का क्या अर्थ है। देखो, आर्थिक असीमित आवश्यकताएं, यानी आवश्यकताएं सीमित नहीं हैं, असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं। सीमित साधनों एवं उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है। यानी कहने का मतलब है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं है, पर उनको पूरा करने के लिए हमारे पास साधन क्या है, सीमित मात्रा में है। बस हम उनका क्या, वैकल्पिक उपयोग का मतलब ऑप्शनल। जैसे मान लो कि मुझे कॉफ़ी अच्छी लग रही है या मुझे चाय अच्छी लग रही है, तो वहाँ पे कहीं पे मैं गया, किसी के घर पे गया, तो वहाँ चाय उपलब्ध नहीं थी, वो कहते जी हम तो कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा कॉफ़ी पिला दो, ऑप्शनल है ना, कि हाँ मैं अपनी इच्छा को मार के वहाँ कहूँगा नहीं कॉफ़ी दे दो, उससे काम चल जाएगा। तो मैंने एक ऑप्शनल रख दिया ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बेटर रहेगी। ठीक है, जहाँ पे मान लीजिए कोई अगर आईफोन लेने के लिए गया और उसके बाद वो सैमसंग S23 या S24 अल्ट्रा ले आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने आईफोन को छोड़ के कहा चल यार यही ले लेता हूँ, काम तो चल रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ले आएगा ना। या कोई, अब मान लो कोई बच्चा मैथ्स में रुचि रखता है, कोई बच्चा कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छी रुचि रखता है। अब मान लो आगे जाके आप BSc कर रहे हैं, MSc वगैरह कोई भी सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप उसी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट लोगे। अगर आपको वो नहीं मिलेगा, आप कहोगे चल यार छोड़ इसको कर लेता हूँ। हालांकि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा किसी भी चीज़ को टारगेट करने का वो नहीं है। ठीक है, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको एक नॉर्मल तरीके से आप समझिएगा, समझ में आ रहा है। आर्थिक क्रियाओं का अर्थ लिखिए। वह सभी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती है, यानी जितनी भी क्रियाएं, आर्थिक का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे पैसा बनाया जा सके। ठीक है, वह सभी क्रियाएं जो धन प्राप्ति के लिए की जाती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी जितनी भी क्रियाएं होंगी जिससे हमें क्या मतलब पैसा मिल सके, वो सब क्रियाएं क्या होंगी, आर्थिक क्रिया होंगी। नेक्स्ट देखिए, समितता का क्या अर्थ है। समितता का अर्थ, साधनों की कुल पूर्ति उनकी कुल मांग से कम होती है। यानी कहने का मतलब है जो साधन है उनकी जो कुल पूर्ति होगी उनकी कुल मांग से क्या होगी, हमेशा कम होगी। यानी हमें ऐसे साधन चाहिए, ठीक है, जो उनकी कुल मांग से क्या हो, कम हो। यानी मांग ज़्यादा हो और पूर्ति उनके अकॉर्डिंग साधनों की कम हो जाए। संसाधनों की दुर्लभता को परिभाषित कीजिए। संसाधनों की मांग की तुलना में संसाधनों की पूर्ति का कम होना संसाधनों की दुर्लभता कहलाता है। यानी कह रहा है मांग ज़्यादा होगी बट पूर्ति उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही क्या है, संसाधनों की दुर्लभता है। यानी उतनी चीज़ें बन नहीं पा रही हैं जितनी उनकी डिमांड है। अब देखो, एक क्वेश्चन है आपसे 3 तरीके से पूछा जा सकता है। उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना रेखा, सीमांत उत्पादन संभावना का क्या अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं x तथा y के उन सभी संयोगों को बताता है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। ठीक है, जबकि साधनों की मात्रा को क्या रखा जाए, स्थिर रखा जाए, उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है और उत्पादन तकनीक दी हुई है। ठीक है, सिंपल से वर्डों में आप इसको लिखेंगे। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है।
अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या सबसे पहले कि किस वस्तु का आपको उत्पादन करना है, यानी किन वस्तुओं का आपको उत्पादन किया जाए और उनकी क्या मात्रा आपको लेनी है, यानी कितनी मात्रा में आप उसको उत्पादित करेंगे। सबसे पहला है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, यानी इन वस्तुओं को हम कैसे बनाएं। सबसे पहला बात ये कहता है। दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि जो वस्तु हम बनाएंगे उसका उत्पादन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तीसरा बोला है इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, मतलब इनको कौन खरीदेगा, ठीक है। इनका उत्पादन किसके लिए किया जाएगा, अपने देश के लिए किया जाए, दूसरे देश वालों के लिए किया जाए, राज्य के लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए, ठीक है। ये समस्या सामने हमारे आती है, केंद्रीय समस्या, ठीक है। नेक्स्ट है बाजार अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। बाजार मांग और पूर्ति की सापेक्ष शक्तियाँ आर्थिक क्रियाकलापों के समन्वय स्थापित करती हैं। यानी कहने का मतलब है बाजार अर्थव्यवस्था से हम ये सब समझते हैं जितने भी क्रियाकलाप बाजार में होते हैं वो बाजार की मांग और बाजार की पूर्ति, बाजार में आने वाली चीज़ों की मांग और उनकी पूर्ति के दोनों के ही संबंध को दर्शाता है। यही हमारा क्या है, बाजार की अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अवसर लागत या अवसर लागत क्या है, ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अर्थ या क्या है इसके बारे में पूछ सकते हैं। देखो, एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है आप मार्केट में कोई चीज़ लेने के लिए गए, अगर आप किसी चीज़ की मात्रा को अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको किसी दूसरी चीज़ की मात्रा को कम करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूँ। मान लो कि आपके घर में कोई आलू खाना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। आपको घर से बोला गया कि हाँ भाई तू आलू प्याज ले आना, पर अगर प्याज सस्ता होगा तो प्याज ज़्यादा ले आना, या आलू सस्ता होगा तो आलू ज़्यादा ले आना, प्याज को कम कर देना, ठीक है। अगर दोनों में जो चीज़ ठीक लगेगी, जो सस्ती लगेगी उसको ज़्यादा ले आना, जो महंगा होगा उसको कम ले आना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप एक चीज़ को देखेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे कि एक मात्रा को जब आप अधिक करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको लिमिटेड बजट दिया जाएगा, 200 का, 500 का, 1000 का, जितने का भी सामान आपसे मंगाया जाएगा, आपको सारी चीज़ें उसी के अंदर खरीदनी होंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। 1000 में मान लो आपने पहले चेक करा कि 10, 15, 20 किलो, 50 किलो का आपने आलू या प्याज का कट्टा लिया, ठीक है। उसमें आपने देखा यार आलू तो कम लग रहे हैं, तो मैं काम करता हूँ प्याज को कुछ कम करा देता हूँ, 10-5 किलो, उतने ही मैं क्या डला लूँगा, आलू डला लूँगा, ठीक है। इसको आप सिंपल वर्डों में समझ सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। यानी अवसर का मतलब मौका, ठीक है। अब यहाँ देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताना है। मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटे से भाग का अध्ययन होता है अर्थव्यवस्था के, और समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था को, यानी जितनी भी इकाइयाँ होंगी उन सभी को हम लेके चलेंगे। यहाँ पे देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी छोटी अथवा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है, बल्कि समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के योग, यानी जितनी भी इकाइयाँ होंगी सभी को लेके जाएगा कि कुल राष्ट्रीय आय क्या होगी, कुल उपभोग कितना होगा, कुल विनियोग कितना होगा, ये सब का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के खाली एक पार्ट का, यानी एक अंग का ही क्या करता है, अध्ययन करता है। और यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र जो है ये पूरी अर्थव्यवस्था जो होगी उसका अध्ययन यहाँ करेगा, ठीक है। ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब इतना ज़्यादा मैं इसको पढ़ूंगा, डिफाइन करूँगा तो काफ़ी टाइम आपका लगेगा, अभी काफ़ी क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती हैं और ये क्यों उत्पन्न होती है, किन अर्थों में कैसे उत्पादन करें, समस्या एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक अर्थव्यवस्था विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का योग होती है। आर्थिक क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जिनका संबंध धन कमाने और धन खर्च करने से होता है, यानी पैसा को कमाना और उसको खर्च कहाँ करना है उससे होता है, ठीक है। ये क्रियाएं उत्पादन में सहायक होती हैं। मनुष्य की भांति अर्थव्यवस्था के पास भी साधनों की मात्रा क्या होती है, सीमित होती है, ठीक है। इस चीज़ को समझेंगे, सही बात है। मनुष्य की भांति ही अर्थव्यवस्था के पास भी क्या है, साधन सीमित हैं। जैसे हम लोगों के पास क्या है, साधन सीमित हैं, हम हर चीज़ को पाने की कोशिश तो करते हैं, पर साधनों की असीमितता के कारण, यानी सीमित साधनों के कारण हम उनको पा नहीं पाते, ठीक है। हम कोशिश करते हैं पर धीरे धीरे करके हम उस तरह बढ़ते हैं, बट एग्जैक्ट हम हर समय ये नहीं कहते कि हाँ ये भी मैं ले लूँगा, वो भी मैं ले लूँगा, ये भी मैं खरीद सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है ना। किसी के पास सारे संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, किसी ना किसी चीज़ की शॉर्टेज आ ही जाती है, ठीक है। इसके बाद देखें, जबकि
उसके समक्ष लक्ष्य असीमित हैं, यानी उसके सामने चीज़ें खरीदने के ऑप्शन बहुत हैं। वो कहेगा ये भी ले लूँगा, वो भी ले लूँगा, ऐसा भी कर दूँगा, वैसा भी कर दूँगा, सब कुछ कर देगा, बट साधन क्या है, सीमित मात्रा में। इसलिए उसके सामने क्या आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। यह आर्थिक समस्या ही अर्थव्यवस्था की आधारभूत व केंद्रीय समस्याएं होती हैं। ऐसी समस्याएं सभी प्रकार की, ये देखो आप सब लिखा है, ऐसी समस्याएं सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती हैं और प्रत्येक देश की अपने अपने ढंग से इन समस्याओं को हल ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं वो निम्नलिखित हैं। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब देखो इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं हल्का हल्के स्लाइड आगे बढ़ा रहा हूँ, आप देख लेना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इतना पढ़ूंगा, इसको समझाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका हो लगेगा, इसलिए मैं हल्के हल्के स्लाइड को पढ़ा रहा हूँ, आप देखते जाइएगा और नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट खींचने जाते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट आप खींच लेना। इसमें कई सारे एग्जांपल लिखे हैं, आप कोई एक एक दो दो एग्जांपल लिख लेना। ठीक है, ये पॉइंट इसमें पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ, फिर इसको आप पूछ लेना। वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए का अर्थ है वस्तु का उत्पादन किस विधि अथवा तकनीक से किया जाए, यानी कौन सा एक ऐसा मेथड होगा जिससे हम इसको उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, वस्तु उत्पादन की अनेक वैकल्पिक तकनीकें होती हैं और अर्थव्यवस्था को उन्हीं तकनीकों में से कुछ तकनीकों को क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था को यह निर्णय करना है कि कपड़ा हम करणों द्वारा, ठीक है, तैयार किया जाए या विद्युत कर्पे द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी, इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। ये आपके लिए थे क्वेश्चन कुछ, अभी देखते हैं। अभी जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको समझाता हूँ, ये तो मैंने फ़ोन से लिखे हुए थे, अब हैंड रिटन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या का कारण क्या है? सबसे पहले मनुष्य की आवश्यकताओं का अनंत आवश्यकताओं का होना, और उसके बाद साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। यहाँ पे देखिए, किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। यहाँ देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के मुताबिक होगा। क्यों होगा? बाजार अर्थव्यवस्था में आपूर्ति और मांग के बीच में क्या होता है, संबंध पाया जाता है और गतिविधियां और कीमतों तय होती है। इन्हीं गतिविधियों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, कीमतों को तय करते हैं। आगे देखेंगे, मांग वक्र की ढाल या प्रवणता, ठीक है, साधारणतः कैसी होती है, इस चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। मांग वक्र की प्रवणता या ढाल क्या होती है, नकारात्मक होती है। इसका मतलब यह है कि मांग वक्र बाएं से दाएं, नीचे की ओर झुका रहता है अर्थ में। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं से आप क्या समझते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र अभी मैं आपको बता चुका हूं, एक छोटे से भाग का अध्ययन है। एक वस्तु किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है, ये उसकी उपयोगिता होगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई चीज़ अगर चाहिए, अगर वो आपको मिल जाती है तो आप उससे क्या करते हैं, आपकी उपयोगिता कंप्लीट हो जाएगी और आप क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। यानी आपको जो चीज़ चाहिए वो मिलने के बाद आपकी उपयोगिता पूरी हो जाएगी, यानी यूटिलिटी जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आगे देखिएगा, अल्प काल में एक फर्म की कुल लागत की गणना कैसे होती है। एक चीज़ का आप समझिएगा कि अगर आपको किसी भी फर्म में कुल लागत की गणना करनी है तो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए आप हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में आप क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे। यही आपका क्या होगा, फर्म की कुल लागत निकालने के काम में आपके आएगी। मांग की कीमत लॉस से आप क्या कर समझते हैं? मांग की कीमत लॉस वह है जिसमें ऐसा तब होता है जब किसी उत्पाद की मांग में होने वाले प्रतिशत बदलाव को उसकी कीमत में होने वाले प्रतिशत बदलाव से भाग देने पर अनंत प्राप्त होता है, यानी आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, भाग देने पर हमें आंसर मिल जाएगा, यानी उत्तर मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मांग की कीमत लॉस अगर आपने निकालनी है तो मांग में होने वाले परिवर्तन को जब आप कीमत में होने वाले परिवर्तन से भाग लगा देते हैं तो हमें क्या होती है, मांग की कीमत लॉस प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, दो अधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते, ऐसा क्यों? कह रहे स्पर्श बिंदु पर ऊपरी वक्र दो वस्तुओं में से उतना ही प्राप्त करता है जितना निचले उदासीनता वक्र द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कोई भी वक्र होगा, स्पर्श बिंदु, जब वो दो लाइनें आपस में एक दूसरे को टच करेंगी तो वो उसे उतना ही मिलेगा जितना निचले वाले उदासीन वक्र ने उसे दिया है। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, अधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, यही कारण है आपका। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। किसी वस्तु की मांग की कीमत लो निर्धारण करने वाले कारक कौन से होंगे, यानी बाजार में उसकी क्या उपलब्धता है। चुनाव की समस्या कंप्लीट हो जाए, मांग की तालिका को समझिए। मांग तालिका का अर्थ क्या है? ये तालिका जिसकी कीमत और खरीदी की मात्रा के बीच के संबंध को, यानी कोई भी चीज़ क्या है, उसकी कीमत क्या है
और उसको कितनी मात्रा उसकी हमने क्या करें खरीदी है, उनके बीच में जब संबंध बताएगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मांग तालिका आपका बोलेंगे। किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ पे क्या होगा, देखो मांग और आपूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। मांग और आपूर्ति वक्र उस एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। इस बिंदु को संतुलन कहा जाता है और कीमत को संतुलन कीमत कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शक अर्थशास्त्र का उदाहरण दीजिए। सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है, व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी अपना संयम बनाए रखता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी के ऊपर कोई सी भी अगर कोई परेशानी आ जाए तो उस परेशानी में भी वो क्या बनाए रखता है, अपना विश्वास बनाए रखता है, संयम बनाए रखता है। यानी सब्र का फल मीठा होता है ना, कहते हैं। तो वही चीज़ है कि वो संयम यानी सब्र बनाए रखता है, जिससे उसे पता है कि ये परिस्थितियाँ भी निकल जाएंगी। कहने का मतलब जो अगर आदर्शक अर्थशास्त्र समझिए, जो अर्थशास्त्र की नीतियाँ और सिद्धांतों का मूल्यांकन करते हैं। यानी कहने का मतलब है जिनसे हम अर्थशास्त्र की नीतियों और सिद्धांतों का मूल्यांकन करेंगे वो हमारा आदर्शक अर्थशास्त्र कहलाएगा। जैसे सरकारी खर्च में वृद्धि से बेरोजगारी दर क्या होगी, कम होगी। यानी कहने का मतलब है अगर सरकार अपने खर्चे बढ़ा दे, यानी लोगों को रोजगार देने लग जाए, तो उससे क्या होगा, बेरोजगारी की दर कम होने लग जाएगी। आयकर समाप्त कर देना चाहिए या शिक्षण कैरियर को वित्तीय रूप से अधिक आकर्षण बनाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा को चित्र की सहायता से समझाइए। थोड़ा क्वेश्चन मुझे लगा कट गया है, चलो आप इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली दो से अधिक पक्षों के बीच बिना पैसे का उपयोग किए वस्तुओं का व्यापार करना। यानी कहने का मतलब है वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब यह है कि जब आप किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन, मतलब मान लो कि आप एक आदमी हैं या एक कोई क्रेता या कुछ भी आप समझ लीजिए, ठीक है। अपने आप को एक पर्सन समझ लीजिए और दूसरे वाले को दूसरा पर्सन, यानी ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, या मनुष्य हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए, ठीक है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गेहूं दे रहा है और उसके बदले उससे क्या ले रहा है, चावल ले रहा है, विदाउट मनी, यानी बिना पैसों के, ठीक है। मान लीजिए आपने उसे रोटी दी, उसके बदले चावल ले लिए, या आटा दिया उसके बदले चावल ले लिया, गेहूँ दी उसके बदले आटा ले लिया, ठीक है। तो गेहूं और आटा, गेहूं से ही आटा बनेगा, चावल से भी आटा बनता है, हर चीज़ से बनता है। बट आपने डायरेक्ट उसको गेहूं दिया, उसे बोला ले 5 किलो गेहूं ले, 4 किलो आटा दे दे, ठीक है। अदला बदली, यानी वस्तुओं का भी क्या करा आपने, विनिमय करा, यानी एक्सचेंज करा उन्हें। तो इस तरीके की व्यवस्था को हम बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। यानी एक वस्तु को दे के दूसरी वस्तु को लेना हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। इसमें हम पैसा खर्च नहीं करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है वस्तुओं का आदान प्रदान, जैसे घी मक्खन ले लिया, या ब्रेड के लिए मक्खन का आदान प्रदान, ये वो। यहाँ पे देखें घाटे का बजट क्या है, इसके गुण व दोष का उल्लेख कीजिए। घाटे का बजट तब होता है जब सरकार का अनुमानित खर्च उसकी कमाई से ज़्यादा हो जाए। यानी कहने का मतलब है घाटे का बजट का मतलब क्या हुआ, जब सरकार ये अनुमान लगाती है कि हाँ उसका खर्च इतना होना चाहिए, बट उसकी कमाई के अकॉर्डिंग उसका खर्च क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये हमारा क्या होता है, घाटे का बजट होता है। इसके गुण व दोष आपने लिखने हैं, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, तो आप धीरे धीरे करके इनको लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमत को देखते हुए उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडल के सेट को बजट सेट कहते हैं। उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत को देखते हुए जो उपभोक्ता बंडलों का सेट बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, बजट सेट कहते हैं। इस प्रकार बाजार सेट वस्तुओं के बंडलों का एक समूह है जिसे उपभोक्ता अपनी आय में मौजूद बाजार कीमतों पर क्या कर सकता है, खरीद सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखें जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता में निम्न में से हो सकती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या हो सकती है, आपकी अधिकतम हो सकती है, ठीक है। उत्पादन फलन का क्या तात्पर्य, उत्पादन फलन अर्थशास्त्र में क्या उत्पादन यानी इनपुट जो आप देंगे एवं उत्पादनों, रुक जाइए यहाँ पे, हाँ सॉरी उपादानों होगा यहाँ पे ना, उपादानों और यहाँ उत्पादनों, ठीक है। उपादानों का मतलब हो गया एक तरीके आप जो इनपुट दे रहे हैं, और उत्पादनों का मतलब जो आपको मिल रहा है, कि फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। उत्पादन फलन के द्वारा हमें यह पता चलता है कि समय की एक निश्चित अवधि में दिए गए उपादानों का प्रयोग करके हमने कितना उत्पादन किया है, ठीक है। इसके अंदर हमें ये पता
चल जाता है। उसके बाद देखेंगे अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं कि ये मैंने आपको बता दिया, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये इसकी 3 समस्याएं हैं। मांग वक्र नीचे क्यों गिरता है? जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तथा उसकी मांग क्या होती है, घट जाती है। इसी तरह जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो ऐसे में मांग का नियम हमें ये बताता है कि किसी वस्तु की मांग बढ़ने पर, ठीक है, उसकी कीमत घट जाती है, तो ये क्या करती है, मांग को प्रभावित करने लगती है। तो अन्य कारकों के अन्य कारक क्या रहते हैं इसमें, समान रहते हैं। इस प्रकार मांग का जो वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुक जाता है। ठीक है, आप इसमें 2-3 टॉपिक हैं, अंतर का आधार बताना है, अर्थ के आधार पर स्थाना वस्तुएं और पूरक वस्तुओं को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि के 3 कारण। पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति का विस्तार दोनों का अर्थ एक ही है। दूसरा, सप्लाई की गई मात्रा में परिवर्तन प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण होता है, ये इसके कारण है। वस्तु की कीमत में कमी होने पर पूर्ति में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे सीमांत उपयोगिता की क्या अवधारणा है, सीमांत उपयोगिता के बारे में आप पढ़ लेंगे। यहाँ स्क्रीन मैंने रोक रखी है। तो ये थे आज के इस वीडियो में, मैंने क्वेश्चन आपको बताए, इन सबके आंसर आप देख लीजिए। आंसर के साथ ही मैंने वीडियो बताया, तो इनको अच्छे से आप तैयार कर लेना ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।